नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स कराई थी। उस टाइप की जितनी भी थ्योरम थी 8 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। एक एग्जाम्पल आपका रह रहा है जिसका नाम कौन सा नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 12। तो इसका टाइप थोड़ा अलग है, आओ इसे करते हैं आज की क्लास में। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। और वो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर दे रखे हैं ना, इन दोनों के वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है जी, चलो। तो ये जो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, इसे मान लो पहले, लेट इसे वेक्टर सी मान लो। ठीक है, वेक्टर सी जो है इसे लिख सकते हैं C1, यहाँ क्या आता है आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ठीक है, इस तरीके से तो आता है। तो इसे मान लिया। अब आपको एक बात पता है, यदि इस वेक्टर का परिमाण निकाला जाए मॉडुलस ऑफ C, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपको पता है, आई के कोएफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और प्लस C3 स्क्वायर। ठीक है, आई जे और के कोएफिशिएंट्स का गुणांकों का स्क्वायर कर देते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं और फिर अंडर रूट ले देते हैं, तो परिमाण निकल जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है किसी वेक्टर का। तो ये तो मॉडुलस जो है आपको पता है, यूनिट वेक्टर का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 होता है। एकांक सदिश है क्योंकि, है ना, मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगाने पर मैग्नीट्यूड आता है, इसका मतलब है यहाँ 1 लिख सकते हो। तो 1 बराबर अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये दोनों तरफ का वर्क कर दो तो देखो C1 स्क्वायर, इसे इधर लिख लो, इसे इधर, प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर बराबर क्या आया 1। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड। ठीक है, इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको इसी की तरह आप खुद करना उसे। ठीक है, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो करना क्या है। इसने कहा ये जो वेक्टर C है, ये जो वेक्टर था वो A पर भी वेक्टर B पर भी दोनों पर कैसा है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है चूंकि बिकॉज वेक्टर C जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर A के, इसका मतलब है यदि दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाले जाए वेक्टर C डॉट वेक्टर A, तो क्या आएगा CA cos थीटा, और परपेंडिकुलर है तो cos 90 जीरो होता है, तो यानी क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट 0। तो वेक्टर C का वैल्यू रखो, वेक्टर A की वैल्यू रखो। ठीक है जी, तो वेक्टर C की वैल्यू रख लो, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप डॉट, वेक्टर A की वैल्यू रखो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप बराबर किसके है, 0 के। आपको बताया आई वाले एक साथ मतलब सेम वाले देते हैं, अलग अलग वालों की डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाती है। तो आई डॉट आई 1 और ये हो जाएगा 2C1, यहाँ हो जाएगा माइनस के 3C2, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, ये बचेगा प्लस C3 और ये किसके बराबर आया 0 के। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखेंगे, देखो इसी प्रकार जो वेक्टर C है वो आपका परपेंडिकुलर है वेक्टर A के तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है वेक्टर C डॉट वेक्टर B भी आपका कितना आएगा 0। तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो, बिना वैल्यू रखो, है ना, 7 C1 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लो ना भाई, एक बार तो करके दिखा दिया। तो 7 C1 माइनस 5 C2, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए शॉर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, बाकी कर सकते हो वैसे भी। तो 1 C3 यानी C3 प्लस C3 बराबर 0। ठीक है, जैसे इसके लिए किया वैसे इसके लिए कर लो, मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, आपको दिख नहीं रहा नीचे का, एक मिनट, चलो अब दिख रहा है। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4
दो इक्वेशन बन गई। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा C1 C2 C3 का। तो देखो पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड होते हैं, आप जानते हो। एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। 10th क्लास में आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं, बेसिक बातें हैं। और एक होता है विलोपन विधि, है ना, ठीक है। तो बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बहुत सारी विधियां होती है। एक होता है चक्र गुणन विधि, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, है ना। तो फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चक्र गुणन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चक्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होता है। ये 10th क्लास में था, मुझे याद है। दो समीकरणें, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, है ना, करते हैं इस मेथड की सहायता से, है ना। तो दोनों इक्वेशन देखो, ऊपर C1 लिखते हैं। चलो एक काम करता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, दोनों इक्वेशंस यहाँ को लिख लेता हूँ साथ को, मतलब पास पास, और प्लस C3 बराबर 0। और यहाँ क्या है 7C1 माइनस 5C2 और प्लस C3 बराबर 0। देखो C1 बराबर बीच में माइनस आता है, C2 अपोन में चल रहा है, बराबर C3 अपोन में चल रहा है, ठीक है। तो देखो C1 को ढक लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यहाँ 1 है, 1 की -3 में करेंगे, कितना आएगा -3। बीच में माइनस का निशान लेते हैं, इसकी इधर कर दो, तो माइनस का 5, है ना, तो -5, ठीक है जी, ठीक है। C1 के लिए करा तो C1 को ढक लिया, C2 के लिए करेंगे यहाँ माइनस ही रहेगा, C2 के लिए करेंगे तो आप इन दोनों कर दो, तो 1 की 2 में करोगे तो 2 आएगा, माइनस 7 की 1 में करेंगे तो 7 आएगा। उधर C3 का कर लो, तो 5 की 2 में करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, बीच में माइनस आता ही है, और 7 3 जा माइनस का 21। इस तरीके से ये होता है मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यह आ जाएगा C1 अपॉन माइनस वो प्लस के 8 माइनस के 3, तो प्लस के 5 बचेगा, और माइनस C2 अपॉन -5, तो देखो माइनस से माइनस भी काट दो, डायरेक्ट करो, ठीक है जी। प्लस के 8 माइनस के 3, तो 8 में से 5 गए, नहीं ये गलत, सुनो एक मिनट, ये गलत लिख लिया है। प्लस का 8 नहीं, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -3, तो ये बचेगा प्लस का 2, ठीक है। ऐसे ही माइनस का C2 है और अपॉन -5 आएगा, माइनस से माइनस काट दो, तो ये बच जाएगा प्लस का 5 अपॉन में, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21 माइनस का 10, तो 21 में 10 गए 11 प्लस के, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू बराबर में k मान लो। तो देखो यदि C1 अपॉन 2 को k के साथ लोगे, C1 अपॉन 2 को k के साथ ले लो, C2 अपॉन 5 को k के साथ ले लो, और C3 अपॉन 11 को k के साथ ले लो। तो देखो C1 कितना है आपका 2k, C2 कितना है आपका 5k, और C3 आपका कितना आया 11k, ठीक है जी। C1 C2 और C3 की वैल्यू आपकी निकल गई है, ठीक है। आप क्या करना है, C1 C2 C3 की वैल्यू आप सेकंड में रख दो, यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। कारण क्योंकि देखो जब तक आप k की वैल्यू नहीं पाएंगे तब तक आपको C1 C2 C3 की वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब तक C1 C2 C3 की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आपको वेक्टर C की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो चूंकि आपको वेक्टर C निकालना है, इसलिए आपको C1 C2 C3 चाहिए। अब C1 C2 C3 चाहिए तो फिर k की वैल्यू चाहिए, तब निकल सकते हैं। तो पहले आप k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू निकालने के लिए C1 C2 C3 के जो मान है इन्हें समीकरण 2 में रखो, है ना, सेकंड इम्प्लाइज। तो देखो C1 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट करूँ 4k स्क्वायर। अब तो आप बड़ी क्लास में आ गए हो, सॉर्ट करना सीखो। और यहाँ 5k है तो हो जाएगा 25k स्क्वायर, और यहाँ है 11k तो हो जाएगा 121 121k स्क्वायर, और बराबर में क्या है 1 है। तो 121 और 5 126, 146 और 4 150, 150k स्क्वायर बराबर 1। तो k, ठीक है, स्क्वायर कितना आएगा आपका 1 अपॉन
150 दिख रहा है आपको यहाँ तक? हाँ, चलो उधर कर लेते हैं। तो देखो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/150, अंडर रूट से बाहर निकाल लो, क्या आएगा देखो, 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, और फिर 50 को कर लो 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा 25, और 25 को लिख सकते हो 5 × 5। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे फैक्टर्स, 5 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/5√6। k की वैल्यू आई है 1/5√6, ठीक है। तो k की जो वैल्यू आई है इसके हेल्प से आप C1 C2 C3 निकाल लो। तो देखो C1 क्या है, C1 है 2k, तो 2k यानी 2/5√6 हो जाएगा, ठीक है, किसकी वैल्यू, C1 की। इसी प्रकार C2 निकालो, C2 है 5k, तो 5 × k की वैल्यू है 1/5√6, 5 से 5 कट गया तो 1/√6। इसी प्रकार C3 निकालो, C3 है आपका 11k, तो 11k की वैल्यू है 1/5√6, ठीक है। तो 11/5√6 डायरेक्ट लिख लो, 11/5√6। C1 C2 C3 की वैल्यू आपकी निकल गई है, ठीक है। अब आपको ये मान रख देने हैं कहाँ पर, बस रख दो मान, अब तो कुछ नहीं करना। C1 C2 C3 की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। उधर लिखता हूँ, चलो देखो C1 C2 C3 की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट एम्प्लाइज वेक्टर C बराबर C1 की वैल्यू रखो 2/5√6 i कैप, ठीक है, प्लस C2 की वैल्यू रखो, ठीक है। एक काम करो, चाहे काटो भी मत, क्योंकि काटने से फिर एलसीएम लेंगे दोबारा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो काटो भी मत, है ना। यहाँ 5 लिख लो, तो क्या है 5/5√6 j कैप और प्लस C3 k कैप, C3 की वैल्यू है 11/5√6 k कैप, ठीक है। या तो C को यहीं छोड़ दो, यही आंसर है, लेकिन आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लेके 1/5√6 बाहर निकाल लो, तो अंदर देखो क्या बचेगा, 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 11k कैप, ठीक है जी। ये वेक्टर C की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है जी, वेक्टर C की वैल्यू निकल गई। तो देखो इसे एक बार दोबारा समझ लो, आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, यानी एकांक सदिश, और जो किसके परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है टू द बोथ, दोनों के, दोनों कौन से, वेक्टर A के भी और वेक्टर B के भी। तो देखो जो निकालना है वेक्टर, उस वेक्टर को मान लिया C1 i कैप प्लस C2 i कैप प्लस C3 j कैप, समीकरण 1 इक्वेशन 1। और आपको पता है यूनिट वेक्टर है, तो है ना, मॉडुलस निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड मॉडुलस की जगह 1 रख दिया, क्योंकि मॉडुलस निकालने से ही, लगाने से ही मैग्नीट्यूड निकलता है, परिमाण निकलता है, तो ये आ गया, ठीक है। ये दोनों तरफ का वर्क कर दो, तो ये आया इक्वेशन सेकंड। अब चूंकि जो वेक्टर C है वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, डॉट प्रोडक्ट करोगे ये समीकरण आ जाएगी। अब वेक्टर C जो है वेक्टर B के भी तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ही आपने ऐसे ही किया, तो एक समीकरण हो गई। दोनों समीकरणों को हमने हल किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चक्र गुणन विधि की सहायता से, ठीक है। तो मैंने समझा दी है ये विधि, देखो एक बार दोबारा देखो। विधि में क्या होता है, ऊपर C1 लिखते हैं, है ना, और C1 को ढक लेते हैं, इसकी इधर बीच में माइनस का निशान लगाते हैं और इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बीच वाले में C2 के साथ माइनस आता है, तो फिर बीच वाले को ढक लो, इसकी इधर बीच में माइनस का निशान, फिर इसकी इधर गुना, है ना, और फिर उधर C3, तो C3 को ढक लो और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का निशान, इसकी इधर कर दो, है ना, इस तरीके से, है ना, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ से आपने C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल ली, इसे k के बराबर माना, क्योंकि तभी मान निकल सकता है। तो यहाँ से अब आपको वेक्टर C निकालना है, तो C1 C2 C3 की वैल्यू चाहिए, और C1 C2 C3 की वैल्यू तब मिलेंगी जब k की वैल्यू मिलेगी। तो पहले आप k की वैल्यू पाना चाह रहे हैं, इसलिए C1 C2 C3 की वैल्यू आप रखो समीकरण 2 में, इक्वेशन सेकंड में। यहाँ से k की वैल्यू मिली, k की वैल्यू की हेल्प से C1 C2 C3 की वैल्यू आपने निकाली, और C1 C2 C3 की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में रखी, तो आपको वेक्टर C मिल गया, ठीक है। तो
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसे नोट करो। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा है। इस क्वेश्चन को तो आप नोट कर ही लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको खुद करना है, बिल्कुल इसी तरीके से होना है। क्या चेंज होना है मैं बता दूं बस। तो देखो फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपको इसी तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा यहाँ लिखा है हुज मैग्नीट्यूड, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात दे रखी है। हुज मैग्नीट्यूड जिसका परिमाण कितना है 3 यूनिट्स, 3 दे रखा है। एंड विच इज परपेंडिकुलर, और जो कैसा है परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, सारा सेम करना है। बस वहाँ पर मैग्नीट्यूड पिछले सवाल में आपने 1 माना था, मान रखा है ना 1, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड 1 नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है इस बार। ठीक है, कितना दे रखा है 3, तो यहाँ आप 1 की जगह क्या ले लोगे 3। ठीक है, बस और कुछ चेंज नहीं होगा, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से कर देना आप। ठीक है ना, कर दोगे तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप नोट कर लेना। हाँ, आंसर क्या आएगा इसका, देखो ये आएगा 2i कैप, ये वेक्टर सी आएगा ना, 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ये इसका आंसर आएगा। बाकी पीडीएफ मैंने बुक की दे ही रखी है आपको, मैथमेटिकल फिजिक्स कृष्णा पब्लिकेशन की, इसका पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है। किसी के पास ना हो है ना तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 8755982014। ठीक है जी, तो जो भी आपको चाहिए कोई नोट्स वगैरह या बुक का पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने ग्रुप में दे रखी है, तो आप क्वेश्चन को मैच कर लेंगे, और मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया है। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आइए इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14, इसे देखें आप। तो देखो दे रखा है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। और क्या कहा, एंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक दे रखे हैं पॉइंट ए के इतने दे रखे हैं 1, 2, -1। तो इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बिंदु बी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल कह लो या क्वेश्चन कह लो। तो देखो वेक्टर ए बी दे रखा है, और साथ में चलो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 2i कैप और प्लस j कैप माइनस 3k कैप। देखो कोऑर्डिनेट्स ए के दे रखे हैं, तो आप बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स के आधार पर पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो पॉइंट ए का। कैसे, और पोजीशन वेक्टर ए का वेक्टर ओ ए होगा, क्योंकि ओरिजिन से नापते हो ना, मूल बिंदु से नापते हो सारी डिस्टेंस दूरियां। और देखो यहाँ पर ये x का, ये y का और ये z के निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो x i कैप प्लस y है ना, पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, लेकिन वेक्टर ओ ए से डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर r ही होगा, है ना, लेकिन पर्टिकुलरली नहीं वेक्टर ओ ए कह रहे हैं। तो वेक्टर ओ ए जो है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z j कैप है ना, इस तरीके से तो होता है। x यानी 1, तो 1i कैप यानी i कैप प्लस z वो y j कैप y यानी 2। ठीक है, वहाँ देखो z यानी -1, तो माइनस के 1k कैप, 1 तो लिखते नहीं है, तो ये आया वेक्टर ओ ए आ गया। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं b के, तो यदि b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो पहले आपको वेक्टर ओ बी निकालना पड़ेगा, तभी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको मैंने बता रखा है फॉर्मूला, क्या बताया था, जैसे वेक्टर ए बी है इस तरीके से बताया था। जैसे वेक्टर ए बी है तो इसमें क्या था, बी बाद में है तो पहले आएगा, वेक्टर ओ बी इस तरीके से बताया होगा, और बीच में माइनस ए पहले है तो ये बाद में आएगा, वेक्टर ओ ए इस तरीके से होता है। ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है स्थिति सदिश का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू पता है आपको तो वेक्टर ओ बी चाहिए, तो इधर इसे इधर पूछा दो, तो वेक्टर ओ बी कितना आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ बी निकालना है आपको, पहले वेक्टर ए बी की वैल्यू रखो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और बीच में प्लस है। वेक्टर ओ ए देखो i कैप
प्लस 2j कैप और बीच में क्या आएगा, वो यहाँ क्या है माइनस k कैप। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, जोड़ दो, 2i कैप प्लस i कैप कितना हो जाएगा 3i कैप, j कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा 3j कैप, माइनस 3k कैप माइनस k कैप, तो माइनस के 4k कैप। ठीक है जी, वेक्टर ओ भी आ गया। आपको वेक्टर ओ भी निकाल लिया आपने, इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट लिख दो बस। तो हैंस कोऑर्डिनेट्स किसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर ओ बी है ना, बल्कि पॉइंट बी का हो, कोऑर्डिनेट्स किसके, ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स की सहायता से लिख दो। आई के गुना में आ रहा है 3, तो 3 आ जाएगा, क्योंकि पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, फिर वाई के, फिर जेड के। जे के गुना में आ रहा है 3 और के गुना में है -4, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट बी के। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, करो इसे नोट। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो किस तरीके से है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स दे रखे हैं सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दे रखा है 5, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 3 एंड ईच इज परपेंडिकुलर, और प्रत्येक लंबवत है टू द सम ऑफ अदर, बाकी दोनों के योग के, है ना, बाकी दोनों का योग करके जो वेक्टर बनेगा ना, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है उनमें से प्रत्येक। ठीक है, तो सम अदर 2, हाँ सम अदर 2, बाकी दोनों। तो क्या कहा, निकालना है आपको वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलो तो देखो पहले जो उसने दिया है, जो गिवन है उसी की हेल्प ले लो। गिवन यानी दिया है, क्या दिया है देखो, इसने कहा ईच इज परपेंडिकुलर, जो 3 वेक्टर हैं उनमें से जो प्रत्येक है, मान लो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो है ना वो परपेंडिकुलर है बाकी दोनों के योग के, बाकी दोनों के योग से बने हुए वेक्टर के। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। इसी प्रकार वेक्टर बी के लिए हो जाएगा, वेक्टर बी भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी से बने हुए वेक्टर के। ठीक है, ऐसे बताओ, वेक्टर सी लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से जो मिल के वेक्टर बनेगा उसके, और परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता है जो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ए डॉट बी है तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट भी करेंगे ए बी कोस थीटा कोस 90 0 होता है। इसका मतलब है, कहने का मतलब सीधा सा ये है, और ये बात आपको पहले भी पता है और अब भी पता चली, कि जो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत रहते हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। ठीक है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगी 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना आएगा 0। ठीक है जी, ठीक इसी प्रकार ये ऐसे करना है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये भी कितना आएगा 0, और यहाँ देखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये भी कितना आएगा 0। ठीक है जी, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको समझाया था। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि वेक्टर ए की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बीच में प्लस है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0, और इधर देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। यहाँ देखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और बराबर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो और इसे थर्ड मान लो। क्या करो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड वी हैव, आपको देखो क्या मिलेगा। ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी
डॉट वेक्टर बी, और ये बराबर किसके हैं? 0 के हैं। ठीक है जी, ये बराबर किसके हैं? 0 के। तो देखो अब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, आपको बता रखा है मैंने कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी उन्हें पलट भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। तो देखो इसकी जगह हम लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नेक्स्ट लाइन में, तो डायरेक्ट कर लूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी प्रकार देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसे भी लिख सकते हो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो 2 ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा और 2 ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन जब हो ना तो आपको बहुत सी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती है अपने माइंड में सोच के, माइंड में कैलकुलेशन करनी सीखोगे ना, समझ गए। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रखा, इसी प्रकार बाकी दोनों के लिए करा, जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, सबके 2 बाहर ले लिया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कर लो चाहे, है ना, क्रम से है तो ए बी बी सी ए, तो आप ऐसे कर लो चाहे कि वेक्टर सी ए मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की जगह आपने वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए रख लिया, तो बात एक ही है ना, चाहे आप ए से भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं। बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। आपको निकालना तो ये है, तो इसे ले लो, वी हैव, देखो इसे निकालना है, एक काम करेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। तो इसे होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर का मतलब ये है, देखो मॉडुलस का एक बात मैंने आपको बता रखी है कि कोई भी जैसे वेक्टर है वेक्टर ए, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देना तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा 11th क्लास में, और नहीं भी पढ़ा है तो देखो थोड़ा सा मैं इसे प्रूफ करके बता दूं आपको यहीं। तो वेक्टर ए का स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, लिख सकते हो ना, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर एक ही हैं तो दोनों के बीच का एंगल, ये वेक्टर है इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर वेक्टर ए, तो दोनों पैरेलल हैं, समांतर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, समांतर होने पर पैरेलल होने पर 0 आता है, तो यह आ जाएगा ए कॉस ए क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर ए का, और परिमाण को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए का मॉडुलस करके। ठीक है, और कोस थीटा यानी कोस 0 1 होता है, तो देखियो वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला यही तो है, यानी किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर हो या उस वेक्टर का स्क्वायर हो, दोनों बराबर होता है। ये बात मैं आपको बताता रहा हूँ, अब मैंने प्रूफ भी करके बता दिया, आप कॉपी के बाइंडर के ऊपर की तरफ नोट कर देना, ये आपके काम की बात है, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो इसे भी क्या लिख सकते हो, ये मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस हटा के भी स्क्वायर कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर का स्क्वायर, इन तीनों से मिलकर जोड़ के जो वेक्टर बनेगा उसका स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो ए डॉट ए लिखा था तो इसे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इधर जगह है, चलो ठीक है, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए को पकड़ो तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी को पकड़ो तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, सी को पकड़ो तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर ए की वेक्टर ए में करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये तो आसान सी काम है, बस थोड़ा है ना धैर्य की बात है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस, इसे पकड़ के खुद करो, ये खुद करने का है, आप साथ साथ में कहता हूँ रफली नोट्स बनाते चला करो, तो साथ साथ खुद करते रहा करो, मुझे सुनते रहा करो, है ना, और खुद करते रहा करो। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अगला वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी,
ठीक है। उससे अगला वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अब सी को पकड़ो तीनों में कर दो, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, हो गई मल्टीप्लाई। इधर तो ऐसे चल रहा है, कोमा लगा दो बराबर। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हो ना, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान देना वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो इसे लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पलट के, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहले छोड़ो, अभी पहले स्क्वायर वाले देख लो। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसे लिख सकते हो आप वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर सी का स्क्वायर। देखो ये और ये मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे बताया था वहाँ पे ए बी बी सी, बी सी देखो वेक्टर बी सी और वेक्टर सी भी है, तो पलट के लिख सकते हैं वेक्टर बी सी, ये भी 2 हो गए। वेक्टर सी ए लिख लो इसे वेक्टर सी ए, तो 2 कॉमन ले लो, सब 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो कुछ सोल्ट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आपका लेवल ही कुछ इस तरीके का है ना, तो चीज़ों को आपको भी सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्वेश्चन लेंथ मतलब लॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए आप अधिकतर कैलकुलेशन, मतलब अधिकतर नहीं, थोड़ी बहुत जितनी की आवश्यकता है वो आपको मन में करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये तो ऐसे चल रहा है, इसे लिख सकते हो, मैंने बताया है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, तीनों के मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया, और ये ऐसा कैसे रहने दो, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, सबकी वैल्यूज पता है आपको। तो वेक्टर ए कितना है आप देख के बताओ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे रखा है, देखो वेक्टर ए है 5, तो डायरेक्ट करा करो, है ना, 5 का स्क्वायर 25, वेक्टर बी 4 का स्क्वायर 16, वेक्टर सी 3 का स्क्वायर 9, 2 देखो 2 छोड़ो, इस सारे की वैल्यू है ये रही, कहाँ है ये रही, इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो सारे के स्थान में क्या लिख दोगे 0, और ये कहाँ से रखा मान, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 16 9 25 और 25 से 25 50। तो देखो इसके स्क्वायर का मान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका स्क्वायर आया, इसकी स्क्वायर की वैल्यू आई 50। आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा लिख लो खुद, देखो यहाँ लिख देता हूँ, चलो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या आ जाएगा, √50। ठीक है जी, यही इसका आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, √50 को आप बाहर भी निकाल सकते हो चाहो तो, चलो निकाल लो, क्या आएगा 5 गुना 5 गुना 2, 5 बाहर आ जाएगा, तो इसे आप 5√2 भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो या 5√2 लिख दो। ठीक है ना, 2 अंदर रह जाएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो कर लेना बहुत अच्छे से, और कुछ क्वेश्चंस बुक में अपने आप भी देखा करो कि आपसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया करो, और साथ में क्वेश्चन जो कराया जाए उसे तैयार कर लिया करो, उन क्वेश्चंस को, उन थ्योरम्स को उसी दिन साथ साथ तैयारी करते चलो, तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।